अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। ये नाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक ऐसे इंसान का है जिन्होंने इस देश को शिक्षा का महत्व समझाया और समझाते समझाते ही चल बसे। ही इज नन अदर देन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे, उनके वालिद जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी अम्मी अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम साहब ने अपनी छोटी उम्र से ही काम को अपना लिया था। अपने पिता को आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए कलाम बचपन से ही अपने स्कूल के बाद समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स को बेचने जाया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, लेकिन नई चीजें सीखने और नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो हमेशा तत्पर, तैयार और एक पैर पर राजी रहते थे। वो कहते हैं ना, किसी इंसान के अंदर कुछ सीखने की भूख हो तो कुछ भी हो जाए वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। और इसी की सबसे बड़ी मिसाल है हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। वो घंटों पढ़ाई पर लगे रहते थे और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बहुत मन लगाकर की। रामनाथपुरम स्कूल से उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने दाखिला लिया सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में, जहां उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएट डिग्री हासिल। उसके बाद उनका सफर उन्हें ले गया 1955 में मद्रास, आज का चेन्नई, जहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद 1960 में कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम साहब का करियर शुरू हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, जो कि है कहलाता डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट के तौर पर। उन्होंने अपने करियर का श्री गणेश इंडियन आर्मी के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस, तो शायद कलाम साहब को डीआरडीओ में काम करते हुए वो हासिल नहीं हो पा रहा था, या कह लीजिए कि उन्हें अपने काम से वहां संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और ऊपर से कलाम साहब एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के मेंबर भी थे। तो उन्हें इस दौरान द वेरी फेमस अंतरिक्ष वैज्ञानिक द साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। एंड लेटर ऑन इन 1969 में उनका ट्रांसफर हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि कहलाता है और आज जो पूरी दुनिया जानती है इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर अपॉइंट किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो के साथ मिलकर काम करना, इसरो में शामिल होना कलाम साहब के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि यहाँ से उनके जीवन को एक नई दिशा सी मिल गई। और जिस वक्त उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर अपना काम शुरू किया, तब उन्हें मानो ऐसा लगा कि वो वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। साथ ही साथ 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इन्होंने कलाम को 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक के दौरान अपने कामों और सफलताओं से कलाम साहब भारत में प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी इमेज, उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि अर्जेंटली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बगैर उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वो इस प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी बेहतरीन मिसाइलें दी है। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, दैट इज अगेन डीआरडीओ, के सचिव थे। इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था।
आर चिदम्बरम के साथ कलाम साहब इस परियोजना के समन्वयक थे। इसी दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एंड लेटर ऑन इन 1998 कलाम साहब ने हार्ट के डॉक्टर सोमाराजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया है। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनके अचीवमेंट्स और उनकी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की पोजीशन का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति 11th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे दो राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले सम्मान से नवाजा जा चुका है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया, पीपल्स प्रेसिडेंट। अपने टेन्योर की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्हें इस विचार का त्याग करना पड़ा। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल उनके टेन्योर की समाप्ति के समय एक बार दोबारा फिर उनका नाम आया अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन चर्चा ही रह गई और आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया था। कलाम साहब हमेशा से देश के युवाओं के सपने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें किया करते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव इस पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य करप्शन को हटाना था। देश के यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 में और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। 2011 में प्रदर्शित हुई फिल्म आई एम कलाम, जिसे मैंने भी देखी है और बहुत लोगों ने देखी है और इंस्पायर हुए हैं, उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा कलाम साहब ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया आदि। देश और समाज का कार्य करते हुए और हमेशा जन और युवाओं के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए कलाम साहब को अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लोग उनमें पिता, परमेश्वर और एक गुरु की छवि देखा करते थे। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। और इस महान इंसान की ट्रेजेडी देखिए जिंदगी की, जिस संदेश को, जिस प्रवाह को वो अपने जीवन भर साथ लेकर चले, शिक्षा का मार्ग दिखाते चले कि सभी को शिक्षा प्रदान हो, हर बच्चे को, हर मन को। उसी तरह वो एक दिन हमसे अलविदा भी कह गए। उस वक्त जब वो एक स्पीच दे रहे थे 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में, अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो स्पीच देते देते ही स्टेज पर ही चल बसे। उनका स्वर्गवास हो गया। वो दिन एक काले दिन की तरह भारतीय इतिहास में याद किया जाता है और हमेशा कलाम साहब हमारे मन में, हमारे हृदय में, और हर इंसान जो सच्चे मन से शिक्षा को अपनाता है उसके लिए कलाम साहब एक हौसला अफजाई मूरत है। करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए, लेकिन हमेशा हमारी यादों में अमर रह गए। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ हमेशा से जुड़े थे और इसी कारण से इस इंसान को, हमारे APJ अब्दुल कलाम को, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे गुरु को, हमारे मिसाइल मैन को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही कर्म है, शिक्षा से ही शुरुआत है और शिक्षा पर ही अंत है। अगर हम कलाम साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो हमें ये प्रण लेना होगा कि इस देश का हर बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ सके, ना कि कूड़े कबाड़े में किसी का कचरा उठाए, ना कि किसी की प्लेट धोए और ना ही झूठे गिलास उठाए ढाबे। जब ये हम कर पाएंगे, जब ये हम मुकम्मल कर पाएंगे, तो ही अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के सपनों का भारत साकार होगा। जय हिंद।